अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और अब देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि इन दो शक्लों को आप ज़रूर पहचानते होंगे। 2006 से लेकर हुए निठारी कांड में इन्हें नर पिशाच की संज्ञा दी गई थी और ये दुनिया के सबसे कुख्यात हत्यारे के तौर पर मीडिया और समाज में पेश किए गए। आज मैं इस विषय पर डिबेट करने वाला हूं कि ये दोनों निर्दोष साबित हुए हैं और इनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। इनके खिलाफ जांच एजेंसियां कोई सबूत और कोई गवाह इकट्ठा नहीं कर पाई और निठारी कांड के ये दोनों आरोपी आज बरी हो गए हैं और इस मामले में इनको निर्दोष करार दिया गया। इनके खिलाफ कोई सबूत, क्रेडिबल एविडेंस या कोई बहुत चश्मदीद गवाह कोई भी एजेंसी प्रस्तुत नहीं कर पाई और इनमें से 12 मामलों की जांच तो अकेले सीबीआई ने की थी। अपने समय के इस चर्चित मामले में आज इन दोनों आरोपियों का बरी हो जाना पूरी व्यवस्था पर सवाल उत्पन्न करता है और आज हम निठारी कांड पर ओपन डिबेट करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, आप सबको याद होगा वर्ष था 2006। पूरे देश भर में नोएडा के निठारी कांड की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी थी, सिर्फ देश ही नहीं। यह ऐसा विभत्सतम कांड रहा है अपने दौर का कि लोग सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने पढ़ा, देखा, जाना, समझा है, उनके लिए यह अब तक की सबसे खौफनाक घटना थी और जिन पत्रकारों ने इसको कवर किया था आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। यह घटना अपने आप में दिल दहला देने वाली थी। अभी यंग हो रहे लोग या पिछले 16 साल से लोग शायद इसको भूल गए हों, लेकिन आज भी दिमाग में लोगों के तरोताजा है। बहुत से ऐसे लोगों की जिनको निठारी कांड याद है। बहनों भाइयों, नोएडा के निठारी गांव में अचानक से ये सूचना मिलती है पुलिस को और मीडिया को कि वहां काफ़ी तादाद में पिछले कुछ महीनों में, साल था 2006, कुछ बच्चे अचानक से गायब हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, मिल नहीं रही। छोटी बच्चियां गायब हो रही हैं, मिल नहीं रही। कहाँ जा रही हैं कोई किसी को नहीं पता। मामला मीडिया में तूल पकड़ा और अचानक सेक्टर 30 में D5 कोठी के बाहर एक बड़े नाले में, जो आप देख रहे हैं टेलीविजन दृश्य में, इसी में कुछ स्थानीय लोगों को हड्डियों के अवशेष और कुछ अंग मिले थे। इंक्वायरी शुरू हुई तो खौफनाक घटना सामने आई। मनिंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली, इन दोनों के खिलाफ मामला चला। स्थानीय पुलिस इस मामले का ठीक से पर्दाफाश नहीं कर पा रही थी और तत्कालीन सभी अधिकारी सस्पेंड किए गए थे। पूरे दुनिया भर में इस मामले की गूंज थी। लेकिन बहनों भाइयों, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। इस मामले को जब सीबीआई को हैंडओवर किया गया, सीबीआई ने जांच की। मीडिया की लाइन पर ही सीबीआई की जांच भी आगे बढ़ी और ये शायद मीडिया का ही दबाव रहा होगा कि जब कोई सबूत और गवाह नहीं थे, उसके बावजूद ट्रायल हुआ। और आश्चर्यजनक बात है कि बिना सबूत और गवाह के ट्रायल कोर्ट ने इनको फांसी की सजा दे दी। गौर करिएगा बहनों भाइयों, लोअर जुडिशरी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी पर सवाल क्यों उठते हैं। किसी को फांसी दे देना क्या सामान्य बात है? असामान्य है, असाधारण है। लेकिन कोर्ट से इनको फांसी की सजा हुई। मामला पहुंचा हाई कोर्ट। आज क्या हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इनकी फांसी की फाइल पढ़ी, पूरे ट्रायल के मुकदमे के पेपर्स देखे, मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली के खिलाफ सीबीआई एक भी क्रेडिबल एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर पाई। एक भी चश्मदीद गवाह प्रस्तुत नहीं कर पाई। सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कोली और पंढेर को फांसी दे दी गई थी, फांसी की सजा सुना दी गई थी और ट्रायल कोर्ट ने इनको फांसी की सजा दे भी दी। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और जब सारे तथ्यों की पड़ताल हुई तो कोई सबूत ही नहीं। कोर्ट ने आज डिलीवर हुए ऑर्डर में लिखा है कि यह उनको स्तब्ध करती है ये घटना कि कितनी शिथिलता पूर्वक इस घटनाक्रम की जांच हुई। कोर्ट ने यह आशंका जताई कि ये मर्डर्स जो हुए हैं बच्चियों के और बच्चों के, ये हो सकता है कि मानव अंग की तस्करी का हिस्सा रहे हों।
क्योंकि उसी क्रम में आपको याद हो नोएडा में किडनी कांड हुआ था और किडनी निकाली जाती थी, कुछ लोग पकड़े गए थे। मुरादाबाद से लेकर नोएडा तक एक गैंग था और वो गैंग पकड़ा गया था। अपने वक्त का बहुत चर्चित मामला था। मुझे याद है तब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर सिंह के नोएडा का आवास भी उसी में किराए पे दिया गया था। लेकिन बहनों भाइयों, सीबीआई ने इस दृष्टिकोण पे कोई जांच नहीं की और ये कोर्ट ने आज के ऑर्डर में लिखा है कि अगर सीबीआई इस एंगल पर जांच करती तो निश्चित तौर पर उस सही आरोपियों तक पहुंचती। नहीं पहुंची, जांच नहीं हुई उस एंगल पे। इस पूरे मामले की जांच में इतने लूप होल थे कि साबित ही नहीं हो रहा कि पंढेर और कोहली ने इस घटना को अंजाम दिया है। आज कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी किया है, एक्विटल हो गया उनका। तो इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स होनी चाहिए? क्या लचर पैरवी हुई? पहला सवाल। लचर जांच हुई? क्या अभियोजन पक्ष ने, प्रोसिक्यूशन ने उन कमियों को ठीक वक्त रहते क्यों नहीं किया? और यह मुकदमा आज से नहीं चल रहा है, 2010 से चल रहा है। बीच में 2014 में भी कुछ मामलों में फांसी की सजा हुई थी। उन मामलों को भी अभियोजन ने सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। यह जांच एजेंसी का कर्तव्य था कि देश के सबसे हाई प्रोफाइल मामले की जांच का यह अंजाम हुआ। उन जांच अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। ट्रायल कोर्ट ने किस आधार पर फांसी की सजा दी, इन तथ्यों की भी जांच होनी चाहिए। इन तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि यह देश के सबसे कुख्यात कांड, आखिर किसने मारा उन बच्चों को? अगर पंढेर और कोहली निर्दोष हैं तो निठारी के वो बच्चे कहां गए? क्या उन्होंने खुदकुशी कर ली या स्वयं से अपनी हत्या कर ली या डिसअपीयर हो गए, गायब हो गए? अगर इन्होंने नहीं मारा बहनों भाइयों तो किसने मारा है? किसी ने तो उनका कत्ल किया होगा, किसी ने तो कुछ उनके साथ किया होगा। उन बच्चों की संख्या एक बार तो 90 तक बताई गई थी। आज भी स्पष्ट नहीं कि कितने मिसिंग हैं निठारी से बच्चे और बच्चियां। तो किसने मारा उनको? कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट ने कहा पंढेर और कोहली ने नहीं मारा। ठीक, नहीं मारा, एग्रीड। देन हु किल्ड? किसने मारा उन्हें? क्या इसकी विस्तृत जांच और विवेचना नहीं होनी चाहिए? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बताइए मुझे, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस मामले से पर्दाफाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सच सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? या पंढेर कोहली को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? अब इस मामले को सीबीआई कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। जब आपकी इतनी लचर पैरवी, खराब इन्वेस्टिगेशन, कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, तो सीबीआई ने इस जांच में किया क्या? क्या मीडिया ट्रायल के आधार पर जो रिपोर्ट्स बनी थी वही चार्जशीट बन गई? मीडिया की खबरें ही चार्जशीट बन गई? और अब 2 से 3 दिन के अंदर पंढेर और कोहली बाहर होंगे। बहनों भाइयों, यह विवेचना की विफलता का जीवंत स्मारक है। यह घटना, पीड़ित परिजन इंसाफ मांग रहे हैं। उन बच्चे और बच्चियों की आत्माएं इंसाफ मांग रही हैं और हम उन्हें इंसाफ नहीं दे पा रहे। यह त्रासदी है। जुडिशियल सिस्टम पर भी सवाल उठाता है। कोर्ट को कुछ मामलों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप आकर उठाने चाहिए, पूछा जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। अगर जांच गलत हुई है, इन्होंने नहीं किया, किसी ने तो किया है। किसने किया है? क्या इस मामले की दोबारा विवेचना होगी? बहनों भाइयों, उम्मीद नहीं है। और जो मीडिया 2006 से लेकर 2014 तक ऐसा प्रस्तुत करता था निठारी कांड को कि उसके अलावा कोई खबर ही नहीं थी, आज इस फैसले के आने के बाद कोई खबर को पूछने को तैयार नहीं है कि आखिर उन बच्चों का कसूर क्या था। छोटे छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया, बोटी बोटी कर दी गई उनकी। शायद ये पिछले 20 सालों की, 2 दशक की भारत के इतिहास की सबसे आपराधिक घटना है जो मन को पीड़ा और क्षोभ देती है। और इस फैसले को पढ़ने के बाद
बहनों भाइयों, आम आदमी के मन में बहुत बेचैनी है, लोग दुखी हैं और सवाल पूछ रहे हैं, निठारी के अगर ये दो नरपिशाच नहीं हैं तो कौन वो राक्षस हैं और ये कौन ढूंढेगा? क्या जनता ढूंढेगी? इसी काम के लिए तो जांच एजेंसियां और पुलिस हैं। उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं किया। कुछ बयान सुनिए आप। सर, 2 जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया गया। कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में फांसी? कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 थे शायद, हाँ। अच्छा। 12 नहीं, मिलाकर 12 या 14 देवर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है। और पंडेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। तो ये मतलब बरी कर दिया गया, मतलब कोई सजा नहीं है? अब कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अब ये किस तरह से जज साहब ने किया है वो सारे एविडेंस अप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑलरेडी कंसीडर हो चुके हैं। जो कन्फेशन है सुरेंद्र कोहली का, पूरे इंटायर केस जो 12 अपीलें हैं सब में सेम है। जो रिकवरी हुई है बोन्स वगैरह की, सब सारे सेम हैं, एविडेंस सारे सेम हैं। तो अब जज साहब ने जो है इसको किस तरह से उसको लिया, क्या इसको लेकर के क्या आगे? बिल्कुल हम जो है इसको जो है एडवाइस करेंगे जो है डिपार्टमेंट को, सीबीआई को, कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ नहीं, उसको दोषी ना किया जाए। योगी सरकार से, मोदी सरकार से हमें यही है, उन दोनों को जरूर फांसी दे। जैसे हमारी बेटी को मारा है ना, ऐसे उनको फांसी लगाई जाए। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीबी पांडे फार्मर जज मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। खालिद खान निठारी कांड के पीड़ितों के एडवोकेट हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनोद शर्मा जाने माने पत्रकार और इस मामले को शर्मा जी ने लंबे वक्त तक कवर भी किया है। अभिषेक चौहान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। विनोद शर्मा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। आज जब ये फैसला आपने पढ़ा, मीडिया में देखा और आपने तो इस घटना को कवर भी किया था, क्या पहली प्रतिक्रिया आपके मन में आई? धन्यवाद सर, आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। और ये गंभीर विषय था और के न्यायिक व्यवस्था और पुलिस प्रशासन तंत्र की विफलता का एक सबसे बड़ा। मैं आपको बताऊं, इस केस में सबसे पहले फरवरी 2005 में एक लड़की निठारी के पास से 14 साल आप डेट पर ध्यान रखिए। 8 फरवरी 2005 को गायब हुई थी और मार्च 2000 उस समय जब शिकायत करने गए तो पुलिस ने उसकी नहीं सुनी, अनसुनी कर दिया। और मार्च 2005 में एक हाथ मिला वहीं नाली में, जिसे पुलिस ने कहा कि ये जानवर का है कोई, और पुलिस ने उस पर कोई गंभीरता से काम नहीं किया। आप सुनते रहे। 7 मई 2006 को पायल नाम की बेटी नंदलाल की थी, वो गायब हुई। और उसने भी जून 2006 में, मतलब पहले पुलिस में गई, फिर एसएसपी से शिकायत की, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। एसएसपी के कहने पर थोड़ी जांच शुरू हुई और उसमें बताया गया कि वो बेटी पायल का मोबाइल चल रहा है। अब सोचिए, उस सिलसिले में कोहली को गिरफ्तार किया गया था, बाद में उसको छोड़ दिया गया। 7 अक्टूबर 2006 को अदालत का दरवाजा नंदलाल ने खटखटाया और अदालत के आदेश पर पुलिस ने जांच की तो उसी जगह पर मानव कंकाल मिले। अब सोचिए कि फरवरी 2005 से लेकर और 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तारी हुई है सुरेंद्र कोहली और पंडेर की। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। इसमें पुलिस की लचर व्यवस्था पता लगती है कि किस तरीके से ऐसे केसों को लिया गया। और मुझे याद है कि उस समय जो यहाँ के तत्कालीन विधायक थे नवाब सिंह नगर, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी शासन को कि निठारी के पास से बच्चियां गायब हो रही हैं, इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई की जाए और गंभीरता से जांच की जाए, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं हुआ। उस दिन भी जब ये 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तार हुए थे, उस समय भी जांच चल रही थी और नाली से बहुत सारे कंकाल मिले थे, वो भी कोर्ट के आदेश पर। तो उसी के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। तो पायल के मामले में जो मोबाइल गायब हुआ था वो कोहली के पास से मिला था।
तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस की जो जांच पड़ताल में प्रारंभिक तौर पर इतनी ढील बरती गई कि कैसे केस को सिद्ध किया जाए, कैसे गवाह मिलेंगे। जब पुलिस ने इतने लाइटली लिया हर चीज को, और बच्चियां गायब होती हैं तो उनके यह कह के मना कर दिया जाता है कि किसी के साथ चली गई होगी, अगर बड़ी है तो, छोटी है कि ढूंढ लो अपने आप। इस तरह के जो स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से आते हैं वो एक उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है। मैं जानना चाहता हूं कि सीबीआई का क्या रोल था। सीबीआई ने इस इन्वेस्टिगेशन को 2016 के जनवरी महीने में टेक ओवर कर लिया था यूपी पुलिस से, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सजा नहीं करा पाई? देखिए, सीबीआई की जो गंभीरता, एक तो वो गोपनीयता ज्यादा रखती है और वो किसी चीज को पब्लिक से कम शेयर करती है। कब बुलाएगी तो कोर्ट में बुलाएगी, वैसे कभी परिस्थितिजन जो सबूत घटनास्थल पर होते हैं उनको देखभाल के लिए किसी से पूछना है, पता करना है, कुछ नहीं। सीबीआई का आपने आरुषि कांड भी देखा, नोएडा का ही था वो भी, उसमें भी क्या हल निकला है। और सीबीआई ने जिस तरीके से छानबीन किए वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, वो इस तरीके से नहीं होती है जैसे उन्होंने की है। मुझे पता है कि जब ये 11 जनवरी 2007 को ये सीबीआई में हवाले किया गया था, उससे पहले तो नार्को टेस्ट पुलिस ने कराया था गांधीनगर में ले जाके इनका। लेकिन जो चीजें होती है कड़ी दर कड़ी जोड़ने के साथ ही होती हैं, और मुझे लगता है कि उन चीजों में आज भी एक तरफ एक पक्ष ऐसा है जो निर्बल था, गरीब था, जो एक घरेलू नौकरानी के रूप में काम करते हैं, उनके बच्चे थे, और एक तरफ एक इंडस्ट्रियलिस्ट था जो काफी अच्छी हैसियत रखता था। दोनों के बीच में जो अंतर है, उनकी पैरवी करने का फर्क है। जी। पुलिस जो जांच करती है वो कैसे, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि जांच एजेंसी की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट फांसी दे देती है और हाई कोर्ट से माफी मिल जाती है, कुछ तो होगा। ये एक किस्सा ऐसा बताया जाता है कि एक कबूलनामा कोहली का कोर्ट में कराया गया मजिस्ट्रेट के सामने, और उस कबूलनामे में उसने कहा कि हाँ मैंने मारा, और जो जो बातें सीबीआई को कहलवानी थी वो उन्होंने कही, और उसके आधार पर उन्होंने, जैसे पायल का केस में उसके पास मोबाइल मिला, एक सबूत ये भी मान सकते हैं कि मोबाइल उसके पास कैसे आया, और वो लड़की पायल मिली नहीं कभी, तो ये बताया गया कि हाँ ये शायद उसी का, वो गायब हुई है, कंकाल वगैरह उनके मिले होंगे। अब तो न्याय मिल नहीं पाएगा सर। जी जी, अब क्या होगा नेक्स्ट? देखिए नेक्स्ट तो क्या, इसको सीबीआई की कड़ी परीक्षा है, ये सीबीआई के लिए केस स्टडी है। अगर इस तरह के केसों में भी सीबीआई फेल है तो सीबीआई पर विश्वास कौन करेगा? सर आयुषी तलवार वाला केस भी ऐसे ही था। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी दो नहीं पता कर देश पाए। के सबसे चर्चित क्रिमिनल केसेस, और दोनों का अंतिम परिणति वही सामने हुआ, है। बिल्कुल छूट जा रहे हैं लोग, और बिल्कुल जो कह रहे हैं छूट जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ देखिए, एजेंसी कर रही, तब ये हालत है। हाँ, एक्चुअली कड़ी दर कड़ी जोड़ने की बात मैं होती अभिषेक है। चौहान को आमंत्रित करता हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। चौहान जी आपका शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं कि किन तथ्यों के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज इतना बड़ा फैसला दिया कि ट्रायल कोर्ट से जिसे फांसी, हाईकोर्ट से उसको माफी मिल देखिए, गई। ऐसा है कि कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और जो एविडेंस जो सामने आते हैं उसके आधार पर कोर्ट निर्णय लेती है। क्योंकि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था। दो तरीके के केस होते हैं, एक डायरेक्ट एविडेंस होता है, एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। डायरेक्ट एविडेंस में सारे घटनाएं लोगों के सामने घटती हैं, सामने अरेस्ट हो जाती है, तो सारे एविडेंसेस आ जाते हैं, सजा हो जाती है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस ऐसा होता है जिसमें ना कि कोई आई विटनेस होता है, तो प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि एक से एक कड़ी जोड़ करके एक्यूज को गिल्टी प्रूव करना एविडेंस के साथ। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी कि सीबीआई ने जांच की। देखिए, क्रिमिनल केस में जो शुरुआती जांच होती है वो बहुत अहम होती है, जो कि पुलिस के द्वारा की जाती है। अगर उस जांच में कुछ भी लापरवाही बरती जाएगी तो भले चाहे फिर कोई भी एजेंसी लेटर ऑन किसी भी स्टेज पे आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर एविडेंस कलेक्ट करना। जैसे कि अभी आपने कहा कि आरुषि कांड में भी आप देख लीजिए, सुशांत राजपूत का केस आपके सामने मुंबई का है, ठीक है। इन सब बड़े बड़े केसों में आप देखेंगे कि जहां बहुत डिले में सीबीआई जैसी एजेंसी आएगी और जो इन्वेस्टिगेशन पहले ही डिस्टर्ब हो चुकी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अर्लियर स्टेज पे। उसी पे आज जजमेंट देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वो जो कड़ियां हैं, जो एविडेंस है, वो नहीं सीबीआई जोड़ करके और इनके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस दे पाई जो ये प्रूव कर सके कि इन लोग का इन्वॉल्वमेंट है। करेक्ट। मैं खालिद खान जी को आमंत्रित करता हूं, नोएडा के निठारी कांड के पीड़ितों के एडवोकेट हैं। खालिद जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पीड़ित पक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है आज आया फैसला
किन तथ्यों और तर्कों के आधार पर ऐसा हुआ कि ट्रायल कोर्ट से इन दोनों को फांसी हो गई? तो ट्रायल कोर्ट के जज ने भी तो कुछ देखा होगा, तभी तो फांसी जैसी रेयरेस्ट उन्होंने सजा दी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अपने तथ्यों में पाया, रिकॉर्ड में पाया कि इनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं और कोई चश्मदीद गवाह नहीं। देखिए, सबसे पहले जब ये केस ओपन हुआ था तो इसमें नोएडा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया और नोएडा पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंदेर की कोठी के अंदर के बाथरूम में से ये दोनों आगे आगे चले, मोनिंदर सिंह पंदेर और कोहली, और नोएडा पुलिस ने एक आरी बरामद की इनकी निशानदेही पर, जिससे एक कन्फेशन दर्ज कराया पंडेर का भी और सुरेंद्र कोहली का भी कि हमने इस आरी से बच्चों को मारा है, काटा है और ये सारा किया है, बोरी में बंद करके फेंका है। लेकिन इसके तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हुआ सीबीआई को। सीबीआई ने जो ये क्रूशियल एविडेंस था आरी बरामदगी का, उसके बाथरूम में से उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में, और बिना इनकॉर्पोरेट किए जो टोटल पहली चार्जशीट थी वो माननीय न्यायालय में पेश कर दी, और उसके अंदर पंदेर को केवल इन्होंने, सीबीआई ने केवल इमोरल ट्रैफिक एक्ट में मुलजिम बनाया और सुरेंद्र कोहली को इन्होंने मर्डर में भी ले लिया। अब जब ये जो क्रूशियल एविडेंस था, जो फर्द बरामदगी थी, आरी बरामद थी, ये जब इसकी केस डायरी हमारे सामने आई किसी प्रकार से, तब हमने इसको माननीय लोअर कोर्ट में रखा। लेकिन चूंकि ये प्रोसिक्यूशन का एविडेंस नहीं था उस समय, क्योंकि सीबीआई ने उसको पेश नहीं किया था बल्कि वो पीड़ित की तरफ से पेश किया गया था, तो उसकी जो एक ग्रेविटी थी वो कम हो गई एविडेंस की। परंतु उसके बावजूद भी लोअर कोर्ट ने उस पर भरोसा करके और कन्विक्शन को आगे बढ़ाया था इसी बेस पे जो रिकवरी थी। परंतु इस रिकवरी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। एक तो ये इसमें पॉइंट है। दूसरी बात साहब ये है कि केवल एक कन्फेशनल स्टेटमेंट पे कोहली की, उसको बेस मान के सीबीआई ने आगे प्रोसीड किया। उस सीबीआई ने इसके अंदर में इतनी शिथिलता के साथ में इन्वेस्टिगेशन किया। जहां तक पंदेर की बात है, 16 चार्जशीट्स में हर चार्जशीट में जब कभी भी मर्डर हुआ, जब कभी भी लड़की गायब हुई, उस तारीख में पंडेर को 16 बार जो घटना स्थल है उससे बाहर दिखाया गया। कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी चंडीगढ़, कभी नोएडा से बाहर, मतलब 16 बार वो व्यक्ति बाहर है। जब जब लड़की गायब हो रही है, क्योंकि मर्डर कब हुआ इसकी डेट तो आइडेंटिफाइड नहीं थी, लेकिन लड़की कब गायब हुई उसकी डेट आइडेंटिफाइड थी। 16 के 16 मामलों में जो प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि जब घटना घटी उस समय मुलजिम घटना स्थल पर नहीं था, केवल इस ग्राउंड को 16 बार अलग अलग चार्जशीटों में सीबीआई ने रखा। आप ये बताएं, जब कभी भी लड़की गायब हो रही है तभी पंडेर साहब शहर के बाहर हैं। 16 की 16 चार्जशीट्स में प्ली ऑफ एलिबाई है। उसके बाद ये इतना कमजोर साक्ष्य होता है प्ली ऑफ एलिबाई कि इसको प्रूव करने का समस्त भार मुलजिम पे होता है। मुलजिम खुद प्रूव करेगा कि मैं उस दिन घटना स्थल पर नहीं था जी। लेकिन इसके अंदर जो भी एविडेंस लगाए उसमें हमने लोअर कोर्ट में उसको पूरी तरीके से जो है उसके खिलाफ गवाही कराई, लेकिन उसके बाद भी माननीय अवर न्यायालय ने उन सभी प्ली ऑफ एलिबाई को इतना ज्यादा तरजीह नहीं दी। लेकिन चूंकि रिकॉर्ड किया जा चुका था, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उन सभी को प्ली ऑफ एलिबाई को तरजीह देते हुए इस केस को आगे प्रोसीड किया है। अब बात यह है कि अगर
16 बार लड़की गायब होने पे 16 ही बार पंडेर शहर के बाहर है। तो ये कैसी विडंबना है, ये कैसी, किस प्रकार से ऐसा संभव है। दूसरी बात सब ये एक चीज और इसमें मेन मैं आपको बताऊंगा, जो दोनों मुलजिम हैं जिन 16 केसों में या 14 केसों में बरी किए गए, उन्हीं के इसी में एक केस में पायल बड़ी का पिता पीड़ित था नंदलाल, उसको सजा हुई है 3.5 साल की, क्योंकि उसने अपना बयान बदला कोर्ट में, उसको सजा हुई है और वो सजा काट करके अब अपील में है, अपील चल रही है। तो इन दोनों को जो मेन मुलजिम है उनको तो सजा से बचाया गया। जो कमी रही एविडेंसेस की, कलेक्शन ऑफ एविडेंस सीबीआई ने सही नहीं किया, और उसका जो हमने जो भी कोशिश करी लोअर कोर्ट में टोटल करने की, अब आप लोग क्या करेंगे? आपके हाथ में अब इसके अलावा नेक्स्ट क्या मूव है आप लोगों का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, एक तो जजमेंट कंप्लीट हमारे हाथ में अभी नहीं आया है, उसमें पूरी स्क्रूटनाइज करेंगे हम, उसमें स्क्रूटनी करने के बाद देखेंगे कि और किस प्रकार मैं डिबेट में आने से पहले रहेगी, फैसले की कॉपी के कुछ ऑपरेटिव पार्ट्स पढ़कर आया। उसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी जहां कोर्ट खुद शॉक्ड है कि सीबीआई को, यानी जांच एजेंसी को, मानव अंगों की तस्करी के मामले से जोड़कर इसकी जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि ये वही वक्त था जब नोएडा में और मुरादाबाद में कुछ सनसनीखेज मामले मानव अंगों की तस्करी के सामने आए थे। कोर्ट ने हैरानी जताई कि एविडेंस होने के बावजूद जांच एजेंसी ने इस मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के जो ये फाइंडिंग है, इसके संबंध में ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय को भी जो फैसला लोअर कोर्ट का आया है उसके परिव्यू में ही अपनी बात देखनी चाहिए। अब जो चल रहा है कि मानव तस्करी चल रही थी, सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो अपना क्राइटेरिया गलत नहीं रहा है, सही क्राइटेरिया के अंदर इसने इन्वेस्टिगेशन किया है, क्योंकि उससे बाहर जाने सरमाइजेस, कंजेंचर्स, परिकल्पना के आधार पे नहीं चला जाता है। लेकिन मेन बात यह है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस में कमी रही है। जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस था वो सीबीआई, पर ये तो आप देख सकते हैं कि आसपास अगर कोई इस तरह की, इस नेचर की बड़ी घटना हुई है और मानव अंगों की तस्करी के कुछ मामले नोएडा से सामने भी आए थे, उसे जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए था। इसमें गलत क्या था? सीबीआई को जांच करनी चाहिए थी, इस एंगल पर भी करनी चाहिए थी। सर देखिए, जांच जहां तक इस विषय पे और इस पॉइंट पे जांच की बात है, जांच तो देखिए डेप्थ में कहीं भी जा सकती है, सीबीआई कहीं भी देख सकती है, कहीं भी चल सकती है, लेकिन मैं केवल रेलिवेंट उसकी बात कर रहा हूं जो इस समय सब्जेक्ट है। थैंक यू खालिद जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम नेक्स्ट राउंड में सम्मिलित करेंगे। पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे साहब भी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। पांडे जी, इन सब से बात करने के बाद मैं आपको बात इसलिए ले रहा हूं ताकि आप एक समग्र दृष्टिकोण के साथ इस पूरे मामले पर रोशनी डाल सकें, और मैं हतप्रभ भी हूं और आप भी थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि जिस मामले में ट्रायल कोर्ट सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर फांसी जैसी रेयरेस्ट सज़ा दे देती है, हाई कोर्ट उस मामले को ये पाता है कि उसमें क्रेडिटेबल एविडेंस ही नहीं है, कोई गवाह नहीं है, सज़ा कैसे दे दें, बरी कर दिया। ये कंट्राडिक्शन इतना ज़बरदस्त कैसे कि एक जज फांसी देता है, दूसरे जज जो उससे बड़े जज हैं, हाई कोर्ट है, वहाँ से बरी हो जाते हैं। अचरज में डालने वाली बात है। ब्रजेश जी, मैं भी थोड़ा हतप्रभ हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई एक मुकदमा था नहीं, इसमें 16 मुकदमे थे, अलग अलग दर्ज हुए थे और सभी मुकदमों का इन्वेस्टिगेशन हुआ था। हमको लगता है कि जो एविडेंस कलेक्ट हुआ है जी, उसमें जो शुरुआती में उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट करा दिया, तो उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद सीबीआई को ये लगा होगा कि उनके हाथ में बहुत बड़ा सबूत मिल गया और इसके बेसिस पर हम इनकी सज़ा करा लेंगे। लेकिन ये लॉ ये है कि अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो ये सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि ये सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने भले होते हैं, लेकिन हमेशा वो कन्फेशनल स्टेटमेंट पर एक सवाल होता है कि उसको आप उसका खंडन कर सकते हैं, और यही कोर्ट में होता है कि, और मुलजिम हमेशा जब कोर्ट में जाता है तो कहता है कि मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं। तो इसलिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती हैं
वो कन्फेशनल स्टेटमेंट को कॉर्पोरेट करने के लिए या उनके समर्थन में जी। जितने भी एविडेंसेस होते हैं उसको बड़ी उतनी ही बहुत सावधानी से इकट्ठा करते हैं, ताकि अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट में जहाँ भी कहीं वीकनेस भी आवे तो बाकी हमारे जो एविडेंस हैं वो इसको कॉर्पोरेट करेंगे, उसमें सजा हो जाएगी। देखिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस में बहुत सारे मामले सजा होते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एविडेंस में सजा होती है, बल्कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो ऐसा होता है कि उसमें अगर एक बार सभी चेन एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें छूट पाना मुश्किल होता है। एक बार तो डायरेक्ट एविडेंस में कंट्राडिक्शन वगैरह के आधार पर आप छूट भी सकते हैं, लेकिन जब परिस्थितिजनक साक्ष्य होती है उसमें छूटना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें ये लगता है कि जो परिस्थितिजनक साक्ष्य है उसको इकट्ठा करने में सीबीआई ने जिस तरह से इकट्ठा किया है, वो उसके बाद लोअर कोर्ट ने उसको जिस तरह से अप्रिशिएट किया, उससे हाई कोर्ट ने उसको दूसरा स्टैंडर्ड लिया होगा उसको अप्रिशिएट करने का। ये कि अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस है, एविडेंस तो है, लेकिन अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस जो लोअर कोर्ट की राय होगी, जो सेशन जज की राय होगी, वो अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस हाई कोर्ट लेवल पे आके उनका एक दूसरा नज़रिया रहा होगा, तो इसीलिए इन लोगों ने छूट गया। अब देखिए, ये एक मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट, जितने सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, ये सारे एविडेंस को फिर रीअप्रिशिएट करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऐसा नहीं तो एक बार कन्विक्शन अगर एक बार इक्विटल हो गया है हाई कोर्ट से, तो ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में अब जाता है तो पूरा का पूरा एविडेंस का अप्रिशिएशन होता है। अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट में छूट गया होता, हाई कोर्ट में छूट गया होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर बहुत ध्यान नहीं देता है। लेकिन चूंकि इसमें लोअर कोर्ट से सजा हुई है और हाई कोर्ट से छूटा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को फिर से रीअप्रिशिएट करेगा, मतलब पूरे एविडेंस को वो देखेगा कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी क्या वैल्यू है, जो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस जुटे हैं जो सीबीआई ने कलेक्ट किया है उसकी क्या वैल्यू है, वो रिकवरी सर पर सुप्रीम कोर्ट तो ये भी देखेगा ना, जो हाई कोर्ट ने है अपने फैसले में लिखाया है उन बिंदुओं पर भी तो गौर करेगा जहां इस जांच एजेंसी ने भयंकर लापरवाही की है। नहीं, ये तो देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का ये सब नहीं है कि उसमें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देखना है, देखना ये है कि जो एविडेंस है उससे सजा होती है, इक्विटल होता है, बस ये देखना है जी। उनको ये मतलब नहीं है। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट के दूसरे चरण में। तो एक प्रोबेबिलिटी जी, आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन मुझे डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। दीपक जी, धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहता हूँ, उस वक्त जब ये कांड हुआ था, जब ये घटना हुई थी, तो आपकी पार्टी की ही सरकार थी, फिर इस मामले को सीबीआई के पास भेजा गया और आज अब परिणाम देख रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के सबसे ज्वलंत मुद्दे को आज आपने उठाया और आज आपके इस डिबेट को कोई बात नहीं कर रहा, देखो मीडिया में, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज आपका डिबेट देखने के बाद निठारी कांड का जो पीड़ित परिवार है उसको कहीं ना कहीं एक उम्मीद, कहीं ना कहीं एक होप जगी है कि आज ये मुद्दा जो है वो दबा नहीं है, मुद्दा मरा नहीं है, आज भी मुद्दा जिंदा, और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इतने वरिष्ठ पैनल जन बैठे हुए हैं यहाँ पे और कहीं ना कहीं उनको न्याय जरूर मिलेगा। देखिए ब्रजेश जी, आज जो माननीय न्यायालय का जो है जो भी फैसला है, जजमेंट आया, उस पर मैं कोई क्वेश्चन मार के मैं टीका टिप्पणी में नहीं कर सकता, ना मेरा कोई अधिकार है ना मैं अधिकृत हूँ, क्योंकि माननीय न्यायालय जो है जो भी फैसला जजमेंट सुनाता है वो साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर सुनाता है। ये कहीं ना कहीं डेटोरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये पूरी तरीके से सीबीआई का लचीलापन है। और आपने जैसा कहा कि ठीक है, तत्कालीन सरकार उस टाइम थी, तत्कालीन सरकार ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत मजबूती के साथ की, उसी सरकार में जांच हुई, उसी सरकार में उनको जेल में डालने का काम किया गया। और उस टाइम जो सरकार थी उन्होंने सारे साक्ष्य, सारे इन्वेस्टिगेशन उन्होंने उनको सीबीआई के हवाले कर दिया था, जिसकी देन है कि उनको कई बार उनको अलग अलग मामले में, अलग अलग हत्याओं में उनको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं बाकी सारी चीज़ों में वो बरी हो गए हैं। जो कैपिटल पनिशमेंट था वो उनको फांसी की सजा की थी, लेकिन रिम्पा हरदल मामले में शायद पैनलिस्ट जन मुझे हैरानी है कि कहाँ है वो मोमबत्ती वाले और कहाँ है वो धरना प्रदर्शन करने वाले, निठारी वालों के लिए रोने वाले, आज सब गायब हैं। जब दोनों आरोपी छोड़ बरी हो गए, देखिए तब कहाँ है लोग? देखिए, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सीबीआई, अब किसी को दुख नहीं हो रहा, आज CBI कोई नहीं आ रहा है कहने कि निठारी के लोगों को इंसाफ कैसे मिले। नहीं, आप देखिए, इसलिए मैंने सबसे पहले आपका मैंने धन्यवाद किया कि आपने जिस आज जो हिंदुस्तान का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, देखिए उस टाइम 2006 का समय था, उस टाइम मैं समझता हूं कि आदमी के जबान पे निठारी कांड, तो हकीकत में जो है कि वैसा कांड आज तक न कभी सुना गया न कभी हुआ। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई नामालूम किस दबाव में है, आज सीबीआई को आगे, मैं तो समझता हूं कि जो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज आपको उनके डिबेट में आना चाहिए था
क्योंकि आज जवाबदेही मुझे ध्यान है, तब भी मैं रिपोर्टिंग में ही था, एक रीजनल चैनल का मैं तब ब्यूरो चीफ था जी। और मैंने इस घटना को कवरेज किया था दीपक जी। जी। और मैंने देखा था, एक चीज़ मैंने महसूस की थी और विनोद शर्मा जी को भी बात बताई कि मीडिया जो रिपोर्ट चलाता था, मीडिया जो एविडेंस और जो बयान ला के आता था, सीबीआई उसको अपनी चार्जशीट का हिस्सा बना लेती थी या अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लेता था। कंप्लीट ये मीडिया ट्रायल से बनाया केस था जो चार्जशीट के रूप में प्रस्तुत किया। नतीजा आज कोर्ट में देख लिया आपने किस तरह के हालात हैं। और जो उस वक्त धरती आसमान एक किए थे, आज वो खबर चलाने को तैयार नहीं। ब्रजेश जी, मैं तो हैरानी वाली बात है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सीबीआई के अधिकारियों से मैं ये पूछना चाहता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो कि किसके दबाव में इन्होंने जांच को इतना शिथिल किया, किसके दबाव में इन्होंने जो इसको डेटोरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि आज पूरी तरीके से जांच इन्होंने ऐसी तैसी कर दी। और अगर मान लीजिए इनके हिसाब से, माननीय न्यायालय के हिसाब से, अगर इन्होंने साक्ष्य सीबीआई ने प्रस्तुत किया होता तो आज माननीय न्यायालय उनको बरी नहीं करता। जी, थैंक और यू। अगर वो दोनों लोग नहीं है तो फिर है कौन? शुक्रिया। वही मैं कह रहा हूँ कि किसने मारा उनको। वीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये पंढेर और कोहली तो छूट गए। अब देखिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस कांड ने पूरे देश में तहलका मचा दिया, लोगों में आक्रोश फैल गया, उसके आरोपी 17 साल बाद आज बरी हो गए, जिन्हें फांसी हुई, उम्र कैद हुई, एक नहीं कई मामलों में हुई, और फिर वो बाइज्जत बरी हो जाए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। आज सीबीआई के ऊपर भी तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 मामलों में तो पंधेर और कोहली पहले ही बरी हो गए थे, बाकी बचे मामलों में आज उनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन लोग वो दौर नहीं भूले हैं जब 2007 में इन हत्याओं को लेकर बच्चियों के, ग्रामीणों और पुलिस के बीच एक बड़ा संघर्ष भी हुआ था। दरिंदगी, हत्या, रेप, हैवानियत, इसने पूरे देश ने देखा था और बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। ब्रजेश जी, जिस आदमी की दया याचिका को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार उसमें निर्देश दिए, वो आदमी आज हाई कोर्ट से बरी हो गया। ये हमको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि ये जो पंढेर है, ये बहुत बड़ा अरबपति आदमी है और ये सुरेंद्र कोहली उसका नौकर है। तो चंडीगढ़ का ये रहने वाला है और नोएडा के D5 में इसकी बहुत बड़ी कोठी थी, जिसमें एक निठारी गांव की महिला काम करने के लिए अपने घर से निकली थी कि सुरेंद्र कोहली के घर जा रही है, और वो महिला फिर घर नहीं लौटी कई दिनों तक। और मनिंदर पंढेर के घर जो पीछे नाला था, उसमें से बहुत सारी हड्डियां उसके बाद बरामद हुई थी और 19 FIR इस मामले में दर्ज की गई थी। हैरत की बात यह भी है कि जो महिला गायब हुई थी, उसमें से जो खोपड़ियां बरामद हुई थी, उसमें एक खोपड़ी उस महिला की भी थी। बाद में आगे जांच में पता चला। सीबीआई हुई, नार्को टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बाद आरोपी छूट जाए, बड़ी विचित्र सी बात है। 19 बच्चों के साथ दरिंदगी और हत्या की पुष्टि हुई थी, और उसके बावजूद ये जो बच्चों को बहला फुसलाकर सुरेंद्र कोहली और पंढेर बुलाकर अपने आवास में लाते थे और उनके साथ दरिंदगी करते थे, फिर उन बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फिर उनको फेंक दिया जाता था नालों में। ये तो कोई हैवान, शैतान इस तरह के लोग करते हैं। शायद कभी हम लोगों ने ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। पूरी सरकार हिल गई, लेकिन आज वो लोग जेल से छूटने वाले हैं, बाइज्जत बरी हो गए। याद आता है कि उस समय नोएडा में पीयूष मोडिया SSP हुआ करते थे, वो अब ADG हैं। उनके ज़माने में जब यह घटना प्रकाश में आई तो उसके बाद काफ़ी मामलों में उनके स्तर से एक्शन हुआ था। बाद में इसमें CBI का इंटरफियरेंस शुरू हुआ, वो प्रवेश हुआ उसका। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि न्यायपालिका से, जिससे हम उम्मीद करते हैं, लोअर कोर्ट ने क्या हवा में फांसी दे दी थी, और न्याय की देवी जो आग पर पट्टी बांधे रहती है, क्या वो पट्टी, सच्चाई, इतनी सारे सबूत, गवाह, इन सब के बाद भी नहीं खुलती है? कैसे इस तरह के फैसले आते हैं?
ये अपने आप में बड़ी हैरत में डालते हैं लोगों को। ये आज बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि इस देश में, इस प्रदेश में बच्चियों के साथ हैवानियत करने वाले लोग अब बाइज्जत घूमेंगे। ब्रजेश जी, ये चीज़ें आसान नहीं हैं। न्यायपालिका में जरूर की सबूत और गवाहों के आधार पर चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इतना सबूत भी कम नहीं था कि एक फांसी के हत्यारे को 1-2 नहीं 19 मामले में वो बच के निकल जाए। 17 साल जेल में था, अगर फांसी हो गई होती तो शायद अब तक ये मामला ख़त्म हो जाता। फांसी में तमाम अड़चनें लगती रहीं, तमाम कोर्टों से भी उसको स्टे मिलता रहा और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो है। अब वो अलग बात है कि वो कभी सामने नहीं आया। जी, बहरहाल इस देश में बेटियों के सम्मान में हमेशा से तमाम सारे रुकावटें आती रही हैं, लेकिन सबको एकजुट होते रहना पड़ेगा। अगर आज लुटेरा आज़ाद है तो ये अपमान सबका है, और लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। और मर गई इंसानियत, मगर इंसान जिंदा है, और जिस्म को नोच खाने वाला वो शैतान जिंदा है। और रोज एक द्रौपदी की लुटती है आबरू, आज भी कहीं ना कहीं हर जगह दुशासन जिंदा है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें इस बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामले में उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विनोद शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं और इस घटना को लंबे वक्त तक कवर किया है। इस घटना की जांच में विनोद जी और क्या क्या खामियां रहीं जिन्हें आपसे लगता है कि ये केस कमज़ोर हुआ और आज ये दोनों बरी हो गए? गलतियां कहाँ? देखिए, आपने जो अभी हमारे विद्वान साथी जो बात कर रहे थे, उनमें सबसे बड़ी बात यही थी कि शुरुआती दौर में जो एविडेंस एकत्रित किए जाते हैं वही आगे की जांच के मुख्य बिंदु होते हैं। अगर शुरुआती जांच में ही ढील होगी तो आगे वो केस उतना ही कमजोर होता जाएगा। मैंने बताया कि जब फरवरी 2005 में पहली बार एक बेटी की गायब होने की सूचना मिली और 2006 में 7 अक्टूबर को एक पिता को अपने बाप की मतलब एक पिता को अपनी बेटी के लिए कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट के जरिए जांच हुई और उस जांच के बाद उस नालियों की तलाशी हुई और वहां पर कंकाल मिले। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने एविडेंस इकट्ठे हुए होंगे। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया होगा? हाँ, तो सीबीआई ने फिर क्या ढूंढा होगा? कुछ नहीं मिला सीबीआई को। उससे पहले जो चीजें हुई जिसमें डिले हुआ वो कागज आज भी मौजूद है जो पूर्व विधायक ने बाकायदा सरकार को लिखा था। वो कागज मौजूद है, रिकॉर्ड में मौजूद है कि क्यों पुलिस ने लापरवाही की और उनको अधिकारियों को तब निलंबित किया गया जब बहुत देर हो चुकी थी। तो व्यवस्था में जो खामी है उस व्यवस्था का ही आज ये नतीजा है कि आज वो जो दोषी हैं वो सजा से छूट रहे हैं, लेकिन उनको न्याय कौन देगा जिनकी बच्चियां इस दुनिया में नहीं है। पीड़ित के परिवार वालों से आपकी कोई बात हुई? पीड़ित लोग क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुना कुछ पीड़ित महिलाओं की बयान, किसी के बेटी थी, किसी के पोती थी, किसी के बच्चे बड़ा बिलख रहे हैं बेचारे। मेरा मन कांप गया गुस्से में उन्होंने D5 पर पत्थर फेंके हैं। अभी आप जो बात कर रहे थे किडनी वाली केस की, ये उस समय के जो CMS थे जिला अस्पताल के, उन्होंने एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार की थी और उसमें इसकी संभावना जताई थी कि शायद ये मानव अंग के व्यापार का मामला है। मैं आपको एक और जानकारी दूं कि D5 के बगल में एक कोठी थी जो NMC अस्पताल के मालिक की थी और NMC अस्पताल के ऊपर ही किडनी कांड का आरोप लगा था उस समय। आपको ध्यान है मुरादाबाद में एक रैकेट पकड़ा गया था? जी जी, याद है ना? और नोएडा में भी किसी बहुत बड़े अधिकारी के तत्कालीन रेजिडेंस पर भी वही काम हो रहा था। जी जी जी। बाद में उस मामले को CBI ने क्यों नहीं आगे बढ़ाया, ये मतलब मेरे लिए भी हैरानी का विषय। तब भी हम लोग रिपोर्टिंग ही कर रहे थे। वो सब यादें अभी मेरे दिमाग में थोड़ा सा इस घटना के बाद फिर से वो याद आ गई वो सब चीज़ें। मैं अभिषेक चौहान जी को इनवाइट करता हूँ इस डिबेट में। अभिषेक जी, अब आगे क्या विकल्प शेष बचते हैं और अब क्या पॉसिबिलिटीज बची हैं और क्या आप मानते हैं कि 2-3 दिन में ये छूट जाएंगे दोनों? कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसके ऊपर अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय बैठा है उस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए कि वहां पे क्या खामियां रह गई हैं, क्या चीजें जो है जो लोअर कोर्ट के जजमेंट थी वो हाई कोर्ट ने कंसीडर की, कौन से एविडेंस है जो हाई कोर्ट ने कंसीडर किए
और कौन से एविडेंसेस है जो हाई कोर्ट ने नहीं कंसिडर किए। इनके रिव्यू के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो लेगा। यहाँ पे मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी क्रिमिनल केस में सजा दिलाने के लिए इन्वेस्टिगेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू से प्रॉपर तरीके से सारे एविडेंस कलेक्ट करते हुए चलेगा, तभी आके जा करके आज तो आप ये बहुत ही शर्मनाक इस समय हम भी महसूस कर रहे हैं कि उन बेटियों को न्याय के लिए हम लोग अभी भी जो है वो हैं। लेकिन ये तो मान लीजिए ऐसे मुद्दे हैं जो हाईलाइटेड, बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जो लचर इन्वेस्टिगेशन अभिषेक भाई, मैं कहता हूं कोर्ट ने कहा कि पंढेर और कोहली ने नहीं किया। मैं कोर्ट की विद रिस्पेक्ट कह रहा हूं, ओके मान लिया कि पंढेर और कोहली, एक क्षण के लिए मान लेते हैं, इन्होंने नहीं किया जी, किसी ने तो किया होगा जी, यही तो है सवाल। नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पंढेर और कोहली ने नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं आप दे पा रहे हैं जो इनको कनेक्ट कर पाए। हमने जैसे कि शुरू में भी कहा था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में एक चेन बनती है जो कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि कौन सा एविडेंस ला करके इस तरीके से उस चेन को जोड़ेगा कि वो ला करके एक्यूज से कनेक्ट कर दे। अगर एक भी कड़ी उस चेन में अलग होती है तो वहां पे एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट का बेनिफिट मिलता है, जो हमारे यहाँ कानून में प्रोवाइडेड है जी। ऑलराइट, मैं खालिद खान को आमंत्रित करता हूँ। खालिद भाई, क्या आप अभिषेक जी की बात से सहमत हैं कि वो कड़ी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कनेक्ट नहीं कर पाई सीबीआई अपने चार्जशीट में, जिसके कारण ये मुकदमा कमज़ोर हुआ और छूट गया? और दूसरा विषय, क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि सीबीआई इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी? बिल्कुल, मेरे विद्वान साथी ने बिल्कुल सही कहा है। चूंकि सीबीआई ने, चूंकि ये केस कंप्लीटली सर्कमटेंशियल एविडेंस पे ही बेस्ड था, इसके बारे में कोई भी डायरेक्ट एविडेंस या कोई ऐसा गवाह या कोई ऐसा जो डायरेक्ट हो वो नहीं था, तो इस कारण से डेफिनेटली ये सर्कमटेंशियल एविडेंस का ही मामला था। लेकिन सर्कमटेंशियल एविडेंस में भी चेन को, पूरी चेन को जोड़ना, वो सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जिम्मेदारी थी। इसमें जहां कहीं भी कमी रही है, कड़ियों की कमी रही है, और उस कड़ियों की कमी अगर इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन में रहती है तो डेफिनेटली उसका जो बेनिफिट है वो मुल्जिम को मिलता है। मुझसे बहुत से दर्शक फेसबुक और यूट्यूब पर कार्यक्रम देख रहे हैं और उनमें से कई दर्शक लाइव सवाल भी पूछ रहे हैं। एक दर्शक उसमें सवाल, कई लोग ये पूछ रहे हैं, मैं कॉमन करके एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि आप तो कोर्ट रूम का हिस्सा रहे होंगे इस मामले में सुनवाई की, क्या सीबीआई ने कोई लचर पैरवी की है जिसके कारण ये मुकदमा छूटा? ये आम जनता के सवाल हैं। देखिए, मेरी राय में बिल्कुल सही है। जो सीबीआई की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन रहा है वो उस लेवल का नहीं रहा जिस लेवल का इस प्रकार के सीरियल मर्डर केसेस में होना चाहिए था। क्योंकि कलेक्शन ऑफ एविडेंस में जो यूज किया गया है, जो मोडस ऑपरेंडी यूज की है, जो हथियार यूज किया है, इवन उसके कलेक्शन करने के बाद भी उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करना इन्वेस्टिगेशन में, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खामी है। सर, एक और सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, क्या सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी? प्रकार से देखिए, सीबीआई देश की बहुत बड़ी इस समय सुप्रीय संस्था है। इन्वेस्टिगेशन और बड़े बड़े केसेस इसको दिए जाते हैं। मेरा मानना यह है, मेरा अपना विचार यह है कि डेफिनेटली सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में जो कमियां हैं उसी के कारण से आज ये जजमेंट हुआ है। तो सीबीआई को बिल्कुल जाना चाहिए इसमें, और सीबीआई को सभी केस। शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सीबी पांडे साहब मौजूद हैं, फॉर्मर जज हैं। पांडे जी, अब जब मामला हाईकोर्ट से फैसले के रूप में आ गया है, आप क्या मानते हैं कि सीबीआई तत्काल जाएगी या फिर जो फैसला है उसको, प्रोसेस क्या होता है? थोड़ा सा मैं ये समझना चाहता हूँ, जब इस तरह के एडवर्स डिसीजंस आते हैं एजेंसीज के अगेंस्ट, देन क्या होता है? नहीं, सीबीआई तो जाएगी क्योंकि लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हो चुका है और इसलिए हाई कोर्ट से इक्विटल हुआ है, तो इसमें तो सीबीआई को जाना ही जाना है। अगर वो लोअर कोर्ट से भी छूट गया होता, हाई कोर्ट से भी छूट जाता, तो एक ऑप्शन रहता कि जाएंगे ना जाए। इसमें तो उनको जाना ही जाना है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। और ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट पे अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस जिस तरह से होगा उस पर निर्भर करता है।
लेकिन देखिए ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस में जो हमको इस केस में लगता है, हमने तो उसके पूरे डिटेल्स को जानते नहीं, ये जो सर्कमस्टांसेस में केवल रिकवरी और कन्फेशन और 2-3 चीज़ें जोड़ देने से नहीं होता है, आपको साइंटिफिक एविडेंस ऐसे मामले में ज़रूर चाहिए था। और मैं लगता हूँ कि बिल्कुल ये साइंटिफिक एविडेंस जो है इसमें इकट्ठा नहीं किया गया होगा। अगर साइंटिफिक एविडेंस होता तो सब चेन, अगर वही जो साइंटिफिक एविडेंस होते हैं वो इतने जबरदस्त चेन बनाते हैं कि उससे निकल पाना किसी लिए मुश्किल होता है। अब देखिए खालिद जी ने कितनी एक बड़ी बात पकड़ी कि 16 घटनाएं होती हैं और 16 बार वो पंडेर आउट ऑफ नोएडा होता है या विदेश में होता है या कहीं और होता है, और सीबीआई उसकी पुष्टि भी कर रही है। तो क्या ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या कमज़ोर थोड़ी हैं? ये तो मजबूत साक्ष्य हैं कि घटना के पहले वो गायब हो जाता था या हट जाता था, ताकि जब कभी मामला भी खुले तो उस पर आरोप न साबित हो। और नहीं, इससे तो वो होता है ना जिस दिन लड़के गायब हुए, लेकिन लड़के जिस दिन गायब है उसी दिन नहीं ने मर्डर हुए हैं। वो लड़के गायब हुए 4 दिन के बाद मर्डर हुए, 4 दिन के बाद वो आ गया होगा, अगर इस तरह भी देखा जाए तो। इस तरह से अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस की बात है। अब ये सीबीआई को देखना चाहिए कि ठीक है वो एलिबाई वहाँ वो ले रहे हैं, एलिबाई की बात हो गई, उस दिन नहीं थे, लेकिन बाद में घटना जो बॉडी से मरा तो उसे कनेक्ट करते कि इसके मरने के डेट ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए 4 दिन के बाद मरने के डेट हो, आजकल हो जाता है, आजकल साइंटिफिक एविडेंस मिल जाता है कि मौत के दिन का। तो सर 3-4 बात सामने है, चश्मदीद गवाह नहीं, क्रेडिबल एविडेंस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं, साइंटिफिक एविडेंस नहीं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की चेन, जैसा अभिषेक जी कह रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पाए। ये 5 मामलों को मैं जोड़ता हूं तो ये पूरा मामला इसी की वजह से पंडेर और कोहली बरी हुए। यही प्रकरण है ना सर? जी बिल्कुल। और एक बात मैं और कहूँगा कि ऐसे मामले में देखिए कोर्ट तो नहीं सीबीआई को दंडित कर सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों को सख्त सजा देना चाहिए। सीरियस मैटर इन्वेस्टिगेशन विंग को जो भी इसमें सम्मिलित हैं, राइट फ्रॉम आईओ टू सुपरवाइजिंग ऑफिसर, और जिन्होंने वो चार्जशीट वेट करके उनके लीगल डिपार्टमेंट में, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी प्रीमियम एजेंसी है, इन्हें फिक्स करनी चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भी आई। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। दीपक रंजन, मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्या इस मामले को का क्या विश्वास रहेगा? एग्जैक्टली सर कि एक कोर्ट से यही मतलब ये हो रहा है और एक जांच में ये सामने आ रहा है, ये तो जिम्मेदारी तय करने की बात है। हमने देखा है जेसिका लाल केस में, हमने देखा है सुशांत राजपूत के केस में, हमने देखा है आयुषी तलवार के केस में, हम देख रहे हैं कि निठारी कांड में क्या हो रहा है। ये तो एजेंसी के पास की क्षमताओं का खुलासा करने वाला है। एजेंसी किसी को जांच करे ना और हाथ हिलाते हुए बाहर निकल जाए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई। मैंने इसीलिए सर डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में ये बात कही कि ये विवेचना विफलता का जीवित स्मारक है सीबीआई के लिए, जो हमेशा उन्हें याद दिलाएगा। दीपक रंजन, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्या इस मामले का तब बहुत राजनीतिकरण हुआ था आप लोगों को घेरने के लिए? आप लोग कह रहे हैं कि नहीं पुलिस सही जांच कर रही थी, यूपी पुलिस। देखिए ब्रजेश, लेकिन तब हर कोई ठेले वाला भी कह रहा था सीबीआई जांच कराओ। अब लोग कह रहे नहीं हमारी पुलिस ठीक जांच कर रही थी। देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय विनोद शर्मा जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनके कहीं किसी बात को मैं खंडित नहीं करना चाहता, ना मेरी हैसियत है कि इनकी मैं किसी बात को काटूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी सही है कि उस टाइम की जो सरकार थी और उस टाइम जो तत्कालीन कप्तान थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं मजबूती के साथ किया होता तो इतने सालों तक ये लोग शिकंजे के पीछे नहीं होते। उनको कई बार उनको जो है वो फांसी की सजा नहीं सुनाई गई होती। अगर आज वाली सरकार होती ना ब्रजेश जी, तो उसी टाइम शायद वो बरी हो गए होते। एनीवे, खैर ये राजनीति करने का समय नहीं है। हम तो चाहते हैं सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी मीडिया जगत के लोग कि उन पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों, कि आत्माओं को शांति मिले, उन्हें इंसाफ मिले पीड़ित परिजनों को। और लोगों की उम्मीद देखिए, आम जनता क्या चाहती है। मैं तो ब्रजेश जी यही कह रहा हूँ न्याय पर विश्वास, ये राजनीति करने का कोई समय नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सभी पार्टियां आगे हैं, मीडिया जगत के लोग आगे हैं। जिसे देखिए सीबीआई एक बहुत बड़ी जांच एजेंसी है, लोगों का विश्वास उस पर कायम रहे, क्योंकि अभी जो आज जो एपिसोड हुआ है उससे लोगों का सीबीआई पर से विश्वास न सिर्फ निठारी कांड के पीड़ित परिवार का, बल्कि मैं समझता हूँ इंटायर पैन इंडिया का जो है सीबीआई। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज शाम इस बेहद महत्वपूर्ण गंभीर चर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आपका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहनों भाइयों, इंसाफ अगर हो रहा है तो होते हुए दिखना भी चाहिए, और आम आदमी इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर अटूट भरोसा रखता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि निठारी के इन पीड़ितों को न्याय ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।